हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ रहे थे जो कि कक्षा 11-12 की बुक है। उसमें भक्ति काल का टॉपिक समाप्त हो गया है। आज का टॉपिक है रीतिकाल। रीतिकाल के टाइम की बात करें तो इसका टाइम है सन 1643 से 1843। रीतिकाल का टाइम कितना है तो सन 1643 से 1843 ईस्वी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बात करें तो संवत 1700 से 1900 के समय रीतिकाल कहा जाता है। तो 1700 से संवत 1700 से 1900 के समय को क्या कहा जाता है? रीतिकाल कहा जाता है। और ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे संवत को तो 1643 से 1843 ईस्वी तक। नामकरण की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में संवत 1700 से संवत 1900 यानी कि सन 1643 से 1843 तक के काल को उत्तर मध्य काल अथवा रीतिकाल नाम दिया। उत्तर मध्य काल अथवा रीतिकाल नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इसको नामकरण की दृष्टि से इस काल में विभिन्न विद्वानों ने अनेक नामों से पुकारा। जैसे मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? तो विश्व बंधु ने अलंकृत काल कहा। और पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल। श्रृंगार काल की बात करें तो किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देते हैं। और किसी ने इसे कला काल कहा। अगर कला काल की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल रसाल ने इसको कला काल कहा, परंतु इसमें कोई प्रदत्त रीतिकाल के समान प्रचलित और स्वीकृत न हो सका। यद्यपि इस काल में श्रृंगार परक रचनाओं की और कवियों का ध्यान विशेष रहा है, परंतु नीति, भक्ति और वीर भावना को आधार मानकर रचना करने वाले कवि भी कम नहीं थे। इसलिए इस काल को श्रृंगार काल कहना अनुपयुक्त होगा। इस काल को कला काल अथवा अलंकार काल कहना भी एकांगी विचार होगा, क्योंकि इस नाम को स्वीकार करने से इस काल की कविताओं का भाव पक्ष छूट जाता है। इस काल में रीति पद्धति पर लिखने की प्रवृत्ति का बोलबाला रहा, इसलिए इस काल को रीतिकाल कहना ही उपयुक्त होगा। रीति शब्द की व्याख्या और रीति काव्य का लक्षण। संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द काव्यांग विशेष के लिए रूढ़ है, जिसे काव्य की आत्मा बताकर आचार्य वामन ने तत्संबंधी अलग संप्रदाय का प्रवर्तन किया। आचार्य वामन के अनुसार गुण विशिष्ट रचना अर्थात पद संघटना पद्धति विशेष का नाम रीति है। रीति किसे कहते हैं? तो पद विशेष का नाम रीति है। व्याकरण के अनुसार गति अर्थक रीढ़ धातु यानी कि संस्कृत की रीढ़ धातु में कितिन प्रत्यय करने से प्रत्यय लगने से मार्गवाचक ठहरता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द काव्य रचना के मार्ग अथवा पद्धति विशेष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ व्यवहार में लाया गया है। हिंदी के मध्ययुगीन कवियों में अनेक ने काव्य रचना पद्धति को रीति और उसके पर्याय पद से ही अभिहित किया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल में रीति शब्द का अर्थ है ना काव्यांग निरूपण से माना जाता है। रीति शब्द का अर्थ काव्यांग निरूपण से माना जाता है। जिसे कवि देव ने कहा है कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। कवि देव ने रीतिकाल के बारे में क्या कहा कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। कवि भूषण ने कहा कि सो कविन हूँ कि कछु कृपा समझी कविन को पंत। शिवराज भूषण में कहा है सु कविन हूँ कि कछु कृपा समझी कविन को पंत। और कवि चिंतामणि ने कहा है कि रीति सुबासा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार। कवि कुल कल्पतरु में कवि कुल कल्पतरु किसका है? तो कवि चिंतामणि का है। और इनकी पंक्तियाँ की रीति सुबासा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार। हिंदी के आधुनिक इतिहासकारों और आलोचकों ने भी रीति शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। मिश्र बंधुओं के अनुसार आचार्य लोग तो कविता करने को रीति सिखलाते हैं, यानी कि मिश्र बंधुओं के अनुसार आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं। मानो वे संसार से कहते हो मानो वे संसार से कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक के कथन उपयोगी है और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। मिश्र बंधु विनोद भाग 2। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीति काव्य वह काव्य हैं
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को ध्यान में रखकर की गई हो। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल में अधिकांश कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र की बंधी हुई परिपाटी पर अपने काव्य की रचना की, इसलिए आज उनके काव्य को रीति काव्य और उनको रीति कवि कहते हैं। आगे है रीतिकालीन परिस्थितियाँ, कि उस समय रीतिकाल के समय किस प्रकार की परिस्थितियाँ थी। साहित्य के निर्माण में उस युग के वातावरण का विशेष योगदान होता है, अतः किसी भी काल की साहित्यिक गतिविधियों को यथार्थ रूप से समझने के लिए उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कलात्मक और साहित्यिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक होता है। इस कारण यदि रीतिकाल का अध्ययन करना है तो उसकी प्रेरक परिस्थितियों का अध्ययन भी आवश्यक है। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियाँ हिंदी साहित्य में रीतिकाल संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है। इस समय में निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला था। तो इस समय कैसा था? निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला था। अकबर के बाद जहांगीर के राज्य के संबंध में कोई विशेष योगदान नहीं किया। उसकी विलासिता और असंतुलित लालसा उसके उत्तराधिकारियों को विरासत में मिली। केंद्र में शक्तिशाली सत्ता विराजमान थी। केंद्र में कैसी सत्ता थी? तो केंद्र में शक्तिशाली सत्ता विराजमान थी। राजा और सामंत उसके अधीन थे। उत्तर भारत के अधिकांश राजा स्वदेश रक्षण हेतु नहीं लड़ते थे, वे तो अपने स्वामियों के लिए अथवा अपने झूठ अहंकार के लिए लड़ते थे। शाहजहां का काव्य एक और विशेष चुकाव था। राजाओं में प्रदर्शन प्रवृत्ति अधिक थी। शाहजहां की मृत्यु के पश्चात सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। औरंगजेब अपने ही भाइयों का कत्ल कर बादशाह बना। उसकी नीति असहिष्णुता की थी। हिंदुओं में जातीय स्वाभिमान जगने लगा। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल जैसे वीर राजाओं ने मुगल सत्ता से लोहा लेना प्रारंभ किया। पंजाब में गुरु गोविंद सिंह ने धर्म रक्षण के लिए खालसा पंथ की स्थापना कर मुगलिया सत्ता से टकराना प्रारंभ कर दिया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात केंद्र की राज सत्ता ढीली पड़नी शुरू हो गई थी। उसके साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। अनेक देशी राजा स्वतंत्र आचरण करने लगे थे। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। राजमहल आनंद, प्रमोद और भोग विलास के केंद्र बन गए थे। रीतिकालीन काव्य पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक था, इसलिए इस काल के साहित्य पर भोग विलास और तजन्य सौंदर्य बोध का गहरा प्रभाव पड़ा। भूषण जैसे कुछ ही कवि थे जिन्होंने वीर रस की रचना कर जनता के स्वाभिमान को जगाने की चेष्टा की थी। अगली है सामाजिक परिस्थिति। उस समय समाज का व्यवहार कैसा था? समाज की व्यवस्था कैसी थी? बादशाहों और राजाओं की विलास लिप्सा और वैभव प्रियता का सामंतीय जीवन पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा। अमीर उमराव और सामंत जनता का शोषण करते थे। उनसे लिए कर से भोग विलास के साधन एकत्र करते थे। राजाओं में ही नहीं, सामंत और अभिजात्य वर्ग में बहुपत्नीत्व का चलन था। नारी के प्रति सम्मान का भाव कम हो गया था। गरीब जनता अकाल महामारियों से तो त्रस्त थी ही, सामंतों के शोषण की चक्की में भी पिस रही थी। अंधविश्वास बढ़ रहे थे। राष्ट्रीयता की भावना लुप्त प्राय हो गई थी। इसलिए रीति काल के लेखक में भी समाज और राष्ट्र के प्रति लगाव के दृष्टिकोण का भाव अत्यंत न्यून मात्रा में ही दिखाई देता है। धार्मिक परिस्थितियों की बात करें तो इस युग में सभ्यता और संस्कृति का ह्रास हो रहा था। नैतिकता का अभाव हो रहा था। अंधविश्वास, रूढ़ियाँ और बाह्य आडंबर ही धर्म कहलाते थे। राधा और कृष्ण की भक्ति की सात्विकता का स्थान स्थूल इंद्रियकता और श्रृंगारिकता ने ले लिया था। भक्ति काल के राधा कृष्ण के प्रेम को आध्यात्मिक तत्व लुप्त प्राय हो गया था। कलात्मक एवं साहित्यिक परिस्थितियाँ। कलात्मक एवं साहित्यिक परिस्थितियों की बात करें तो मुगल काल के दौरान शिल्प कला, चित्रकला और संगीत कला के पर्याप्त प्रगति की थी, परंतु जीवन के अन्य क्षेत्र के समान कला क्षेत्र में भी प्रदर्शन ही प्रमुखता रही। इन सभी कलाओं में उस युग की सभी प्रवृत्तियाँ दिखाई देती है। परंपराबद्ध शैली, अलंकार की अतिशयता, चमत्कार वृत्ति, रोमानी वातावरण की सृष्टि करना, कला और साहित्य सभी क्षेत्रों में दृष्टिगोचर हो रही थी। वास्तव में रीतिकाल के कवि, चित्रकार, कलाकार और
संगीतज्ञ सभी आश्रयदाताओं की कृपा पर पल रहे थे और आश्रयदाता के अलंकार प्रिय विलासी होने के कारण उनकी रुचि और प्रसन्नता के लिए ही कवि, कलाकार और संगीतज्ञ स्वतंत्र दृष्टि से सर्जन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इनमें भी चमत्कार प्रदर्शन श्रृंगार परक था और पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। तथापि इस काल को कला और साहित्य की दृष्टि से समृद्ध काल कहा जा सकता है। रीति काव्य की विशेषताएं। रीति काव्य की विशेषताएं साहित्यकार और उसके साहित्य पर काल विशेष की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। रीति काल में भी हिंदी साहित्य पर तत्कालीन परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा। परिस्थिति से प्रेरित और पुष्ट होकर जो प्रवृत्तियां सामने आई उनमें आचार्यत्व, श्रृंगारिकता, अलंकारिकता आदि मुख्य हैं। रीतिकालीन साहित्य की सृष्टि सामंतीय वातावरण में हुई। तत्कालीन राज दरबारी कवियों से स्वांत सुखाई काव्य रचना की अपेक्षा नहीं की जा सकती। स्वामी को प्रश्न करने के लिए प्रदर्शन प्रवृत्ति अधिक रही। श्रृंगार रस की प्रधानता में प्रेम का स्थान रसिकता ने ले लिया था। और रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं कि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी, काव्यांग निरूपण की प्रवृत्ति थी, पांडित्य प्रदर्शन था, यानी कि आचार्यत्व का प्रदर्शन किया जाता था। भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष का अधिक महत्व था। और रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध तीन प्रकार की रीतिकालीन धाराएं हैं। और ब्रजभाषा का स्वर्णकाल रीतिकाल को कहा जाता है। दरबारी संस्कृति का इसमें चित्रण है। मुक्त काल की प्रधानता है। भक्ति और नीति से संबंधित काव्य हैं, वीर काव्य हैं और ब्रजभाषा की प्रधानता है। तो सबसे पहले देखते हैं श्रृंगारिकता की भावना। रीतिकालीन काव्य में श्रृंगारिकता की भावना की प्रधानता है। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रीति कवियों की कविता का प्राण है। इस समय का बौद्धिक वातावरण भी श्रृंगारिक मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल था। श्रृंगार परक रचनाएं भक्ति काल में भी होने लगी थी। कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य में भी रसिक भाव की प्रतिष्ठा हो चुकी थी, परंतु रीतिकाल में तो कवियों ने उन्मुक्त भाव से श्रृंगार सरिता में गोते लगाए हैं। श्रृंगार वर्णन रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। नायक नायिका भेद, नक्सिक वर्णन, अलंकार आदि के लक्षण प्रस्तुत करते समय भी श्रृंगार का ही प्रतिपादन किया है। सेकंड नंबर पे है आचार्यत्व का प्रदर्शन। सेकंड नंबर पे आचार्यत्व का प्रदर्शन यानी कि पांडित्य का प्रदर्शन। इस काल के कवियों में श्रृंगारिकता के बाद जो प्रमुख प्रवृत्ति दिखाई देती है वह है आचार्यत्व का प्रदर्शन। रीति काल में कवि कर्म और आचार्य कर्म एक साथ चल रहे थे। इस काल के लगभग सभी कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। यद्यपि अधिकांश कवियों ने लक्षण ग्रंथों में नाम पर संस्कृत साहित्य शास्त्र का अनुवाद सा ही किया है। कवि कर्म के लिए भावुक हृदय और कोमल भावना का होना आवश्यक है और आचार्य कर्म के लिए बुद्धि की परिपक्वता और विवेचन शक्ति की आवश्यकता रहती है। कह सकते हैं कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण कर परिपाटी का पालन ही कवि करते रहे, आचार्य कर्म में सफल नहीं हो पाए। अगली विशेषता है अलंकारिता। इस युग यानी कि अलंकारिकता वह युग ही प्रदर्शन, चमत्कार और रसिकता प्रधान था। इसलिए कवियों ने भी अपनी कविता में उक्ति चमत्कार द्वारा अपने आश्रयदाताओं और श्रोताओं को रिझाना था। वातावरण ही ऐसा था कि अलंकार शास्त्र के ज्ञान के अभाव में उस समय के कवि को आदर मिलना कठिन था। इसलिए कवि को कविता कामनी को अलंकार के सांचे में ढालना आवश्यक था। उस काल में शब्द अलंकारों में यमक, अनुप्रास और श्लेष का प्रयोग कविता में चमत्कार लाने के लिए खूब हुआ। बिहारी में तो यह प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती। विरोधाभास और उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का सफल प्रयोग तो रीतिमुक्त कवि घनानंद ने भी किया है। अगली प्रवृत्ति है ब्रजभाषा की प्रधानता। प्रकृति से मधुर और सरस होने के कारण रीतिकाल के काव्य में ब्रजभाषा की प्रधानता दिखाई देती है। ब्रजभाषा का सहज, सरल, कोमल और परिष्कृत रूप रीति काव्य में देखने को मिलता है। भारतीय साहित्य में संस्कृत के बाद ब्रजभाषा का स्थान प्रमुख है। प्रकृति से मधुर होने के कारण और कोमल रसों की अभिव्यक्ति के लिए अधिक उपयुक्त होने के कारण ब्रजभाषा का प्रयोग अधिक हुआ। इस काल में कवियों ने ब्रजभाषा के साथ अवधी, बुंदेलखंडी और उर्दू पारसी के शब्दों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में किया। ब्रजभाषा के माधुर्य का ही परिणाम था कि उस काल के मुसलमान कवियों ने भी इसी भाषा का प्रयोग अपने काव्य में किया। अगला है वीर काव्य। वीर काव्य
अगली विशेषता है वीर काव्य। रीतिकाल में यद्यपि श्रृंगारता की प्रवृत्ति ही कवियों में अधिक रही, यानी कि रीतिकाल में यद्यपि श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति ही कवियों में अधिक थी, तथापि गौण रूप से वीरता परक रचनाएं भी इस काल में रची गई। विशेष रूप से औरंगजेब की धर्मांधता, कट्टरता और असहिष्णुता ने हिंदुओं की सुषुप्त वीरता को जगाने का कार्य किया। परिणाम स्वरूप अनेक राजा प्रतिकार के लिए खड़े हो गए और अनेक कवियों ने वीर रसपूर्ण काव्य रचना कर लोगों में उत्साह भरने का कार्य किया। इनमें है भूषण, सूदन और पद्माकर। इनकी वीर काव्य से संबंधित कवि है भूषण, सूदन और पद्माकर। अगली विशेषता है भक्ति और नीति। भक्ति और नीति। रीति काव्य में जहाँ श्रृंगार की प्रधानता, आचार्यत्व का प्रदर्शन और चमत्कार हेतु अलंकारों के प्रति मोह रहा, वही नीति और भक्ति के पद भी रचे गए। वैसे लगभग प्रत्येक कवि ने मंगलाचरणों में अथवा ग्रंथों की परिसमाप्ति पर आशीर्वचनों में भक्ति संबंधी पद रचे। इस काल के कवि ने भक्ति संबंधी पद लिखते समय भी श्रृंगार तक सहारा ही अधिक लिया है। कवियों का ध्येय होता था कि आश्रयदाताओं को रिझाना। यदि आश्रयदाता कविता से प्रसन्न नहीं हुआ तो कविता के बहाने राधा कृष्ण का सुमिरन हो जाता था। रीझी है सु कवितो जानो कविताएं, नहीं तो राधिका सुमिरन को बहानो है। नीति संबंधी पद शतक ग्रंथों में पर्याप्त मिलते हैं। वैसे उस युग के कवियों की नीति और भक्ति की प्रवृत्ति के विषय में डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि भक्ति यदि इन कवियों के आकुल मन की शरण भूमि थी तो नीति संघर्षमय दरबारी जीवन के घात प्रतिघातों से उत्पन्न मानसिक द्वंद्व के विरेचन का परिणाम स्वरूप शांति का आधार थी। किसका कथन है? तो डॉक्टर नगेंद्र का। भक्ति यदि इन कवियों के आकुल मन की शरण भूमि थी तो नीति संघर्षमय दरबारी जीवन के घात प्रतिघातों से उत्पन्न मानसिक द्वंद्व के विरेचन के परिणाम स्वरूप शांति का आधार थी। इसलिए उस युग के नीति संबंधी अन्योक्ति परक छंदों में कवियों के व्यक्तिगत अनुभव की छाप दिखाई देती है। रीतिकालीन काव्य में प्रकृति निरूपण भी मिलता है। ऋतु वर्णन के साथ साथ प्रकृति चित्रण उद्दीपक के रूप में अधिक दिखाई देता है। संयोग और वियोग दोनों ही स्थितियों में प्रकृति के महत्व दिया है। इस युग में मुक्तक काव्य अधिक लिखा गया क्योंकि कवि रास दरबारी वातावरण से गिरा हुआ था। उसे चमत्कार पैदा कर वाहवाही लूटनी थी, इसलिए मुक्तक काव्य शैली उसे अधिक उपयुक्त जान पड़ी। कवित सवैया दोहा में रचित रीति काव्य मुक्तक शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। रीतिकाल में कवियों की रुचि नारी चित्रण में अधिक रही है। इस काल में कवि को नारी का मातृरूप या देवी रूप ध्यान नहीं रहा। इन्होंने नारी का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। किन्होंने? तो रीतिकाल के कवियों ने। तो ये था आज का टॉपिक, जिसके अंतर्गत हमने रीतिकाल का नामकरण किस प्रकार हुआ, रीतिकालीन विशेषताएं और रीति काव्य की प्रमुख परिस्थितियां पढ़ी हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।